फाइन स्टूडेंट, तो आज हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन करने जा रहे हैं और जो पहला डिस्कशन होगा टॉपिक पे डेट इज़ 10 साल हो चुका है मेक इन इंडिया का। ठीक है, हम लोग सितंबर में लॉन्च किए थे और अभी इस 2024 के सितंबर में इसका 10 इयर्स टेन्योर ख़त्म हो गया, 10 साल कंप्लीट हो गया। तो क्या ये सक्सेस स्टोरी है या ये फेलियर रहा है, तो उसी का हम लोग विश्लेषण करेंगे इस एडिटोरियल्स में। सेकेंड, देखो इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है स्टूडेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि यस इंडिया बिकम ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, तो ये पॉसिबल है। तो इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो $55 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन सकता है। देखो $55 ट्रिलियन, अभी यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हारा $21 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। तो $55 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने का भारत का चांस कैसे? तो हमारे जो फॉर्मर CEO है, CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है। तो ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है और यहाँ पर उन्होंने टेक्निकली समझाया है इसको, बहुत ही अच्छे फिगर समझाया और उन्होंने कहा है कि हमें 4 पिलर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। समझ गए? एंड लास्ट हुआ, जानते हैं इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है और उसके बाद अभी क्या हुआ वहाँ पे लेबनान में, तो गाजा में क्या किया इजराइल ने, और अभी लेबनान में हुआ ना जी, डायरेक्ट अटैक हुआ इजराइल के द्वारा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले कर सकता है वेस्ट एशिया के कन्फ्लिक्ट में, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो यूनाइटेड स्टेट्स चाहेगा तो वेस्ट एशिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसको एस्केलेशन से रोक सकता है, उसको नॉर्मलाइज कर सकता है। तो ये भी समझें कि बहुत इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू है अभी, हमास, इजराइल, ईरान, ये सब चल ही रहा है इशू सब। ठीक है, तो इसको एकदम डिटेल फॉर्म में समझेंगे हम लोग। तो देखो फर्स्ट वन देखते हैं, 10 इयर्स फॉर मेक इन इंडिया, इज इट ए सक्सेस और अ फेलियर? तो सिलेबस देखो मेंस का, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट विथ फिगर्स, विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और एक एक चीज़ को हमें एक्सप्लोर करना है। तो देखो सितंबर 25, 2014 जब मोदी जी आए थे एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, प्रचंड बहुमत से जो मेजोरिटी से जीत के आए थे, तो उन्होंने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया। उन्होंने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया 2 ऑब्जेक्टिव्स। हम जानते हैं कि LPG के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हमारा GDP में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर रहा है वही 15-16%, करेक्ट, वही 14 से लेकर 16% के बीच में कह सकते हो। अभी भी कितना है, वही 16-17% है अभी भी, या बिलो 18% है। तो उस समय जो 14 से 16% था मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर GDP पे, तो पहला उपदेश ये था मेक इन इंडिया का कि इसको बढ़ा के 25% करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, समझ गए विद्यार्थी लोग? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो उस समय 2014 में 14% से लेकर 16% जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था ओवरऑल GDP में, उसको बढ़ा के 25% करना। मैं ये ऑब्जेक्टिव फेल हो गया अभी देखो 2024 में जी रहे हैं हम लोग। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव 2022 तक अचीव करने का बात था, तो फिर इसको बढ़ा के 2025 कर दिया गया। तो अभी 2024 में हम लोग जी रहे हैं और अभी भी स्टिल 17-18% ही शेयर है, और उसमें ही बताएंगे कि 17-18% जो शेयर है वो भी बढ़ा नहीं है, वो 2013 में GDP को रिवाइज जो किया गया उसके वजह से बढ़ा है वो है। तो ये सोचने वाली बात है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 10 करोड़ एडिशनल इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएट करना बाय 2025। तो देखो दोनों ही ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है, ठीक से समझोगे तो। अब इसको हमें समझना है विद्यार्थी लोग कि चलो ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव के साथ मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ, करेक्ट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बनाना GDP में फ्रॉम 14-16% टू 25%। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या कि एडिशनल 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना बाय 2025। बट ये हो ना सका, अभी नहीं हुआ है। 2024 में भी इतना क्या है, जॉब का क्रिएशन हो ही नहीं रहा है इस कंट्री में। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट? तो पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट की, जो एवरेज टैरिफ ड्यूटी था उसको बढ़ा दिया गया, विच इज़ अ वेरी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्री जब देखो नॉर्मली जब डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाता है कंट्री, तो इम्पोर्ट टैरिफ जो घटना चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी घटना चाहिए। तो पहले जो हमारा परसेंटेज था 13 और 14% के आसपास हम इम्पोर्ट टैरिफ ड्यूटी लगाते थे, वो बढ़ा के हमने 17-18% कर दिया।
तो ये हमने इसलिए किया ताकि मेक इन इंडिया जो है उसको थ्रस्ट दिया जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया जाए, इसलिए जो एवरेज टैरिफ ड्यूटी उसको बढ़ाया गया। पहले एवरेज कितना था, 13-14% था, उसको बढ़ा के 17-18% कर दिया गया। तो उस समय बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स थे अलग अलग क्षेत्र के, तो उन्होंने कहा है कि सही गलत है ये स्टेप्स, क्योंकि नॉर्मली जब कंट्री डेवलपिंग से आगे डेवलप कंट्री की तरफ जाए तो जो टैरिफ है वो घटता है, समझ गया ना, ताकि और कम्पिटिटिवनेस हो। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इंटेंशन से टैरिफ को बढ़ाया ताकि जो अंदर का जो हमारा जो इंडिया के अंदर का जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है वो और फ्लरिश कर सके। दूसरा क्या स्कीम यूज़ किया, PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। 14 सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिला है ना जी। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब है कि आप पिछले साल यदि 100 कंप्यूटर्स बना रहे हो और इस साल यदि आप 110 बनाए तो 10 अधिक बनाए ना, 10 के ऊपर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। डेट इज कॉल्ड PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और 14 सेक्टर को दिया गया। तो सबसे बड़ा अच्छा PLI का कुछ सक्सेसफुल भी है, क्योंकि हमारे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा काम हुआ है। अब इंडिया भी अच्छा खासा मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू कर दिया, आईफोन सब देखो, एप्पल सब यहाँ शुरू हो गया ना बनना। तो इसमें चलो कुछ सक्सेस दिखता है PLI स्कीम में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स सब में, सेमीकंडक्टर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हो। पहले हमारा 6-7% या 5-6% तुम्हारा वैल्यू एडिशन होता था मोबाइल फ़ोन में, और अभी का जो रिसेंट टाइम में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उसमें कहा गया कि 15 से लेकर 20% तक वैल्यू एडिशन हो रहे हैं, मगर वो भी कम है, उसको भी आगे करना चाहिए। मगर फिर भी जब हम PLI स्कीम देखेंगे तो समहाउ मोबाइल फ़ोन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सक्सेसफुल है। बात समझे। द पॉलिसी वॉज सिमिलर टू द न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अच्छा, 2012 में जो मनमोहन सिंह सरकार में ये पॉलिसी लाया गया तो सिमिलर है, बट वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम था और यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। बना तो लिए बट वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। यही तो कारण है कि मेक इन इंडिया इज़ नॉट ए सक्सेसफुल स्टोरी इन दिस कंट्री। हमारे कंट्री के लिए मेक इन इंडिया सक्सेसफुल रहा ही नहीं, क्योंकि आखिर मेन उद्देश्य क्या था। मेन उद्देश्य 2 चीज़ था कि क्या करना है, 14-16% जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है GDP में उसको बढ़ा के 25% करना, वो तो हुआ ही नहीं। अभी भी हम 17-18% पे हैं। दूसरा क्या है कि एडिशनल 10 करोड़ जॉब क्रिएट करना, वो तो हुआ ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये फेलियर है, ये पास नहीं हुआ मेक इन इंडिया। इसमें देख सकते हो बच्चे लोग, फर्स्ट फिगर में तुमको आंकड़ा नज़र आ रहा होगा कि 1993 में कितना शेयर था, और उसके बाद देखो लमसम उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जॉब के मामला में देखो, जॉब के मामला में तो हम जानते हैं कि अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था, उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर आगे निकल गया मैन्युफैक्चरिंग से, तो और एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स और ज़्यादा बढ़ा है। तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है किसी कंट्री के लिए। समझ गए। तो आगे देखो बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो, स्लो डाउन इन द मैन्युफैक्चरिंग रियल GVA ग्रोथ रेट। अच्छा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, करेक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड तरीका से भी हम लोग समझ सकते हैं। तुम यहाँ पे फिगर खुद देखो, एक नीला कलर का तुमको दिख रहा होगा ग्राफ और एक तुमको रेड कलर का दिख रहा होगा, करेक्ट। हाँ, जो नीला कलर का दिख रहा है तुमको, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसका एवरेज निकालोगे विद्यार्थी लोग, तो ये तुम्हारा 8.1% है। यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में ऑन एन एवरेज 2000 से लेके 2012-13 तक कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था, 8.1% कंट्रीब्यूशन था। यानी कि हर एक साल GVA में मैन्युफैक्चरिंग 8% कंट्रीब्यूट कर रहा था, 8% से वो बढ़ोतरी कर रहा था, बढ़ रहा था। एवरेज निकाल के बोल रहे हैं। मगर तुम दूसरा जो रेड कलर का जो चार्ट है उसमें देखोगे, हाँ अनडाउटली कोविड ईयर था तो ग्राफ नीचे जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। बट 2012 से लेके 2023 का तुम फिगर देखोगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग का रियल जो वैल्यू एडेड होना चाहिए वो नहीं हो पाया, बहुत कम हुआ, 5.5% हुआ है। तो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि जो होना चाहिए था ना। देखो आंकड़ा 2012 से लेकर 2023 तक, क्योंकि 10-11 साल में GVA मैन्युफैक्चरिंग का कितना ऐड हुआ है, ओनली 5.5%, जबकि उससे पहले 10-11 साल पहले 8% से ग्रोथ कर रहा था। तो ये डायरेक्ट बात है ना यहाँ पे। हाँ, ये तो आंकड़ा किसी छुपा नहीं है। तो यानी कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग का जो रोल होना चाहिए GVA में, हम जानते हैं कि GVA से हम GDP आ सकते हैं, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके, और GVA कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्यूरेट फिगर देता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि पहले कितना प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें और कितना आप किए, नया एडिशन कितना हुआ। GVA तरीका यही है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, पहले 100 कर रहे थे तो अभी 110 कर रहे हो तो 10 ज़्यादा हो गया आपका। तो उसी से पता चलता है कि कंट्री में कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। ये
प्रोडक्शन साइड को देखा जाता है। समझ गए? तो यहाँ से साफ साफ संकेत हमें मिला कि पहले 2011 से लेकर 12 तक 8.1 यानी कि लगभग 8% से जीबीए में ग्रोथ हो रहा था। मैन्युफैक्चरिंग का जो ओवरऑल जीबीए में 8% से ग्रोथ हो रहा था, बट ये घट गया। तो वही लिखा गया कि एज पर नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स, जो कि सरकारी आंकड़ा ही है तुम्हारा, मैन्युफैक्चरिंग रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, तो 8% से लगातार तुम्हारा 2001 से लेकर 12 तक बढ़ा, यानी कि एक साल 8% बढ़ा। फिर जैसे मान लो कि 100 था, बेंच मार्क लेते हैं 100 से आया 108, फिर 108 का फिर 8%, फिर जो भी हुआ उसका फिर 8%, ऐसे करके बढ़ा हो। अभी देखोगे 2012 से लेकर 13, तो इसका रेफरेंस लेट से 100 मान के चलो, तो 100 मान के चलोगे तो 105 हुआ, फिर 105 का फिर 5% हुआ, इस तरह बढ़ा है, जो कि बहुत कम है। पिछले 2001 से लेकर 12 तक का आंकड़ा के हिसाब से भी बहुत कम है। समझ गए? नेक्स्ट वन देखोगे बच्चे लोग, ओनली स्लाइट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन ओवरऑल जीडीपी। अब देखो ये इतना सुंदर ग्राफ है कि तुमको बहुत कुछ बता देगा ये ग्राफ। तुम यहाँ बच्चे लोग देखो 1991 में लगभग जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर था जीडीपी में, वो कितना था तुम्हारा, देख सकते हो यहाँ पे 15%, लगभग 15% 1991 में। इसलिए हम कहते हैं ना 15 से 16%। 2001 में भी देखो तो लगभग वही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं है, बिलो 16% है ना, वही 15 से लेकर 16% है। 2013 में भी ध्यान से देखना बच्चे लोग, 2013 में भी ये कितना 17%, 2013 में भी 16% था लगभग। हाँ, उसी समय जीडीपी का जो तरीका है, जीडीपी का जो निकालने का तरीका, उसके मैथोलॉजी में चेंज किया गया, तौर तरीका में चेंज किया। जब चेंज किया गया तो वही आंकड़ा जो 16% का आंकड़ा था वही उठ के 17% बना है। वहाँ पे दिख रहा है रेड कलर, 2013 में दोनों ही फिगर दिख रहा होगा। तो जो रेड कलर फिगर दिख रहा है वो तुम्हारा न्यू सीरीज का है। तो 16 से लेकर 17% जो बना है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो जीडीपी का रिवाइज करने की वजह से हुआ है, मैथोलॉजिकल चेंजेस करने की वजह से हुआ। और अभी 2023 में देखोगे तो बच्चे लोग 18% के आसपास है। तो 17% तो लगभग वहीं से उसी में हो गया था, 2013 में ही हो गया था। और यदि वो 18% अभी है तो हम कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा ग्रोथ तो हुआ ही नहीं, बस मैथोलॉजिकल चेंजेस था। तो वो 2013 में ही दिखता है हमें कि उस समय 16% था, उठ के वो 17% उसी साल हो गया। तो वही चीज़ लिखा गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी में शेयर है वो लगभग स्टैग्नेंट है, 15 से लेकर 17%, राइट फ्रॉम 1991। तो 3 डिकेड्स में लगभग स्टैग्नेंट है। और वो भी थोड़ा 2023 में बढ़ा, तो वो भी मैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बढ़ा था। 2023 में देखो 18% है टोटल जीडीपी में। तो हम कहेंगे कि बहुत बुरा स्थिति है। यदि रियल में, देखो ये सरकारी आंकड़ा है, होता है कि प्राइवेट आंकड़ा हो तो थोड़ा आपको शक भी लगेगा, ये सरकारी आंकड़ा है। तो सरकार का खुद आंकड़ा कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है इस कंट्री में। तो मेक इन इंडिया, ये जो पढ़ोगे, इसको समझोगे चार्ट को, तो तुमको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि मेक इन इंडिया का कोई सक्सेस स्टोरी नहीं रहा है इस कंट्री में। मेक इन इंडिया फेलियर है। आगे देख सकते हो, हाँ इसमें खुद देखो NSSO सैंपल सर्वे, सरकारी आंकड़ा है ये भी। तो देखोगे NSSO सैंपल सर्वे के हिसाब से ये बताया गया है कि 2011 और 12 में 12.6% तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता था। यानी कि ओवरऑल यदि 100% जॉब क्रिएट हो रहा है तो उसमें 12.6% कौन क्रिएट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अभी देखो, अभी जस्ट पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा देखो, वो कम हो गया, कितना हो गया, 11.4 हो गया। तो यानी कि टोटल वर्कफोर्स को जो एब्जॉर्ब करता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले, कुछ साल पहले 2011 और 12 में, 10-11 साल पहले, उससे कंपेयर में अभी कम करता है। इनफैक्ट जो सेकंड जो सेक्टर है, जो सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, वो अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही, वो क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो देखो यहाँ पे भी कितना बड़ा चेंजेस है। इतना ही नहीं, अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि जानते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सभी फॉर्मल सेक्टर तो नहीं होंगे, कुछ MSME भी होगा, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाला होगा, जो कि अनऑर्गेनाइज होगा, इनफॉर्मल सेक्टर होगा। वहाँ डिक्लाइन है, 80 लाख जॉब कम हो गया पहले कंपेयर में। देखोगे 2015 और 16 में लगभग तुम्हारा 3 करोड़ 88 लाख था, ये 3 करोड़ 38.8 मिलियन का मतलब क्या, 3 करोड़ 80 लाख या 88 लाख कह सकते हो। वो घट के कितना हो गया, 3 लाख हो गया। तो कम से कम 80 लाख 80 लाख जॉब कम हुआ है।
ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब वहीं पे देखोगे यानी कि 80 लाख जॉब कम हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में। 8.2 मिलियन का मतलब क्या है, 80 लाख। पहले देखो ये मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है कितने लोग को जॉब देता था 2015 और 16 में, लगभग 8 साल पहले तो 3.8 करोड़ लोग को देता था। वो घट के अभी कितना हो गया, 3 करोड़ हो गया। तो 8 कम हो गया ना जी। 8 कम का मतलब क्या, 80 लाख कम हो गया। तो अब देखो वहीं पे चौंकाने वाला चीज़ है कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में वो बढ़ गया। जबकि एक कंट्री जब डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ जाए तो ये तो कम से कम इंडिकेशन नहीं हो सकता है कि एग्रीकल्चर में लोग सब और ज़्यादा आ जाए। तो पहले लगभग 43% था 18-19 में, वो बढ़ के 46% हो गया, जो कि ये डाइजेस्टेबल नहीं है ये सब चीज़। जब हम कह रहे हैं कि देश को विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत ऐसे तो नहीं बन सकते हम लोग। आ रहा है समझ में अच्छे से। तो देखो यहाँ पे अच्छा विकसित भारत का कल्पना जो किए हैं, अभी जो भारत है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है भारत। तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है साल का वो 2400 आसपास है, 2400 कह सकते हैं, 2400-2500 हमारा पर ईयर एक आदमी कमाता है, पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं कंट्री का। हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो अभी के हिसाब से डेवलप्ड नेशन का परिभाषा क्या है, लगभग आपका 13,000 के आसपास होना चाहिए, 13,000 के आसपास होना चाहिए। और 2047 तक ये आंकड़ा बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आपको ऐड करना पड़ेगा। जो 13,000 है वो हो सकता है उस समय जाके 24,000-25,000 हो जाए। तो कंट्री को बहुत तगड़ा ग्रोथ में बढ़ना होगा, कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ में बढ़ना होगा, जो कि चाइना ने किया था कुछ साल पहले। तो उस लेवल पे 10%, 12%, 10%, 12% नॉमिनल जीडीपी के रूप में बढ़ना होगा, जो कि हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल्स में। ठीक है, आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो तुम लोग, इस फिगर में भी वही चीज़ बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग देखो 11.4% है, जबकि एग्रीकल्चर देखो 45.8% है। तो एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स बढ़ रहा है, तो यानी कि डिसमल कंडीशन है ये। एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स बढ़ने का मतलब कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जहाँ पे कुछ लैंड है जहाँ पे 2 आदमी का काम हो सकता है तो वहाँ पे लोग 10 आदमी पड़े हुए हैं। नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। समझ गया ना। यहाँ पे भी देखो, अच्छा हम शुरू से बोल रहे हैं कि ट्रेड डिफिसिट हमें कम करना है, मत देखो चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट तो बढ़ते चला जा रहा है। हमारा टोटल जो ट्रेड डिफिसिट है 1/3 ट्रेड डिफिसिट तो चाइना के साथ ही है। हमारा $85 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ। तो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है ये। यदि मेक इन इंडिया हमारे कंट्री में ही सामान बनता तो हमारा चाइना के साथ क्यों इतना ट्रेड डिफिसिट होता, जबकि चाइना के साथ हमारा क्या व्यापार होता है, यही सब व्यापार होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एलिमेंट्स है वही सब ना आता है वहाँ से। तो देखो लगातार तुमको दिखेगा ग्राफ, लगातार जो रेड कलर का जो ग्राफ दिखेगा लगातार वो बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि हम बहुत कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा। देखो दिख रहा है ना आंकड़ा वहाँ पे, एक्सपोर्ट कितना छोटा ग्राफ है, इंपोर्ट कितना बड़ा ग्राफ है। और उसको यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल फाइंड कि $85 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है 2023 और 24 में। तो ये तो बहुत बड़ा है। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम सरप्लस में हैं और चाइना के साथ हम लोग डिफिसिट में हैं। तो एक्सपोर्ट टू चाइना ऑलमोस्ट देखो, जो चाइना हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना में वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो तेज़ी से और बढ़ रहा है। तो इस तरह तो कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। समझ गए ना। तो ये आंकड़ा साफ साफ कहता है कि मेक इन इंडिया का कोई स्टोरी सक्सेसफुल नहीं रहा है इस कंट्री में, और करने की ज़रूरत है इसमें। समझ गए ना। सेकंड वन देखो, इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम $55 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 सेज फॉर्मर CEA। देखो फर्स्ट एडिटोरियल से सेकंड एडिटोरियल जुड़ा हुआ है। कैसे होगा, अभी जस्ट हम समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर का इतना बुरा स्थिति है, अभी जस्ट समझे कि मैन्युफैक्चरिंग का स्थिति इतना बुरा है, तो फिर इंडिया $55 ट्रिलियन का इकोनॉमी कैसे बन सकता है। तो इसको अध्ययन करना है, फिगर के साथ समझना है, ये पॉसिबल है। GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो समझो स्टूडेंट, एक एक चीज समझना है, इसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। कि जो हमारे फॉर्मर CEA है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि ये संभव है। हाँ ये संभव है। हिंदू में, आई थिंक ये हिंदू में आर्टिकल छपा था ये कुछ दिन पहले। तो उन्होंने कहा है कि देखो ऐसा है, पहले समझो, आराम से समझो। GDP समझो, GDP जानते हो या तो रियल GDP या फिर नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, जिसमें इन्फ्लेशन को हम लोग लेके चले।
इन्फ्लेशन उसमें कंसिडर करते हैं नॉमिनल जीडीपी में। तो रियल जीडीपी क्या होता है, जहाँ पे इन्फ्लेशन को हम घटा देते हैं। अभी कंट्री का इन्फ्लेशन कितना है, लगभग 5% के आसपास है, 4.5 और 5% के आसपास है। तो 5% इन्फ्लेशन है, करेक्ट। हाँ, थैंक्स कि हमारा करेंसी ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं करता है। अभी देखो ना, 1-2 साल से लगभग $1 इक्वल टू 82 रुपीज़, 80 रुपीज़, 82 रुपीज़, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं किया, जबकि दूसरे कंट्री का करेंसी देखो तो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस मामला में भारत बहुत सही है कि हमारा करेंसी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। मैं चलो वो भी कंसिडर कर लेते हैं। तो समझो यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स से स्टूडेंट कि फॉर्मर सीए ने कहा है कि 8% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट होना चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट का मतलब है कि रियल जीडीपी 8% का रियल जीडीपी होना चाहिए। चलो 5% तुम इन्फ्लेशन ले लो, जिस तरह अभी इन्फ्लेशन है 5% ले लो, तो 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया, 13%। और लेट से मान के चलो कि 0.5% तुम्हारा करेंसी डिप्रिसिएशन रहा, यानी कि अभी से लेकर 2047 तक, ठीक है। तो अभी से लेकर, हालांकि 0.5% भी हमारा करेंसी डिप्रिसिएशन नहीं है, उतना भी नहीं हो रहा है। देखो ना, 1-1.5 साल से देखोगे तो लगभग वही 82 रुपये के आसपास ही है, क्योंकि हम जानते हैं मैनेज फ्लोट करना। हम लोग ओपन मार्केट आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है ना, हाँ, जिसमें बहुत सारा पैसा खरीदती है, डॉलर खरीदती है, फिर डॉलर बेचती भी है, ताकि करेंसी का जो वैल्यू है डॉलर के कंपेयर में, इंडियन करेंसी का जो वैल्यू वो मैनेज रहे, दैट्स अ मैनेज फ्लोट। तो चलो मान के चलते हैं कि 0.5% करेंसी डिप्रिसिएशन है, तो 13% हुआ तुम्हारा, उसमें तुम घटा दो 0.5%, कितना हुआ, 12.5% हुआ। तो जो 12.5% हुआ, ये यदि बच्चे लोग ये बढ़ते चला जाएगा। ये जो रूल है 72 का, जो रूल है 72 का मतलब एवरी 6 ईयर, हर एक 6 साल में क्या होगा कि ये डबल होते चला जाएगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सिंपल एग्जांपल, देखो बढ़िया सुनना हमारे बात को। जैसे लेट से अभी 2024 में बात कर रहे हैं हम लोग, 2024 में एक कंट्री का, बढ़िया सुनना, एक कंट्री का जो जीडीपी है लेट से वो 100 यूनिट है, मान के चलते हैं। नेक्स्ट ईयर वो बढ़ेगा 12.5% से, तो कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 112.5 से फिर 112.5 मल्टीप्लाई, तो ये जो 6 ईयर्स में जो 100 देख रहे थे वो मल्टीप्लाई होते थे 200 हो जाता है 6 साल में। यही 72 रूल है, बात समझे ना। वही 12.5 करोगे तो 6 साल में तुम्हारा 72 रूल है, यानी कि हर एक 6 साल में जो जीडीपी, जो शुरुआत का जो जीडीपी रहा है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 2047 आने में कितना समय है, 24 साल, 24 साल है। तो तुम ये देखो, बहुत सिंपल आंकड़ा है, 2023 का ही लेते हैं। 2023 में हमारा जीडीपी कितना था, 3.28 ट्रिलियन डॉलर का। अभी कितना है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर का, 4 नहीं है जी, 3.7 के आसपास से अभी। तो 23 ही मानते हैं रेफरेंस कि 23 में कितना हमारा जीडीपी था, 3.28 ट्रिलियन डॉलर का था 23 में। और 2024 तक यदि 72 का रूल लगा दोगे तो आराम से 55 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, यानी कि 60 टाइम्स हम ज़्यादा ग्रो करेंगे, 16 टाइम्स। तो प्योर मैथमेटिक्स पॉसिबल है, क्योंकि देखो डबल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसा नहीं कि ये पहली बार होने जा रहा है भारत में, जापान ने भी किया है पहले यही चीज़, चाइना ने भी किया है ये चीज़। तो 55 ट्रिलियन डॉलर का बनने का चांस है विद द रूल ऑफ योर 72। क्या हर एक 6 साल क्या होगा कि जो भी आपका जीडीपी उसका डबल हो जाएगा 6 साल, क्योंकि 12 और नॉर्मल हम, बट प्रोवाइडेड आपका जो जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, जो रियल जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8% से होना चाहिए, 8% होना चाहिए। 8% और 5% यदि इन्फ्लेशन है तो जोड़ दो कितना, 13%। लेट से करेंसी डिप्रिसिएशन 0.5% है, घटा दो तो कितना हुआ, 12.5%। 12.5% से यदि लगातार ग्रोथ करते चले गए हम लोग 24 साल, तो डैम श्योर कि 55 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग जीडीपी बन सकते हैं। आंकड़ा तो चलो ठीक है आ गया, बट ये बनने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं बन सकते हैं, कुछ तो वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो CEA ने, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने और भी एग्जांपल दिया। जापान और चाइना भी सेम ही चीज़ किया है। देखो जापान का जो इकोनॉमी था बच्चे लोग, जापान का जो इकोनॉमी था 1917 में मात्र 215 बिलियन डॉलर का था वो। देखो 1995 आते आते वो 5.15 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बन गया। सेम वहाँ पे भी यही रूल लगा है। हाँ, वहाँ पे इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन 8% से डिक्लाइन होकर 1% आ गया, क्योंकि वो डेवलप कंट्री की तरफ चला गया।
डेवलप कंट्री का निशान ही होता है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत कम हो। देखते हो 2% के आसपास रहता है इन्फ्लेशन डेवलप कंट्री का नॉर्मली। तो देखो यहाँ पे, और तुम एक्सचेंज रेट देखो कहाँ 35 यान था $1 को लेके, यानी कि $1 खरीदना है तो 350 यान देना पड़ेगा जापानीज करेंसी। वो घट के देखो 85 हो गया 1995 में। अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, 1995 का बात कर रहा हूँ। देखो कितना बड़ा चेंज है ये। और जापान देखो इनोवेशन हब ऑफ द वर्ल्ड बन गया। तो और बिल्कुल समझ रहे हो ना, तो ये 72 रूल वहाँ पे भी अप्लाई होता है। और चाइना का भी तुम सिमिलर ट्रेंड देख सकते हो। तो रैपिड ग्रोथ टू इंडिया बिकमिंग अ डेवलप इकोनॉमी बाय टू इट्स इंडीड पॉसिबल। पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको काम करना होगा। तो क्या क्या सुझाव दिया इन्होंने, कहाँ कहाँ काम करने की आवश्यकता है, तो इन्होंने 4 पिलर्स बताया है। इन्होंने कहा है कि 4 पिलर्स पे यदि भारत ध्यान दे तो बहुत अच्छे से भारत के पास पोटेंशियल है कि $55 ट्रिलियन का वो इकोनॉमी जनरेट कर सकता है बाई 2047 तक। अच्छा, $55 ट्रिलियन का इकोनॉमी क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो $21 ट्रिलियन है उससे कई गुना ज़्यादा। तो यानी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर आ सकते हैं 2047 तक। जब उसका भी बढ़ जाएगा अनडाउटली, उसका बढ़ेगा तो हमारा यदि 55 हो तो उस समय हम लोग बराबर पे आ सकते हैं। तो नंबर 1 देखो, माइक्रो इकोनॉमिक फोकस करना होगा, समझे। जैसे ग्रोथ रेट हाई होगा, जब ग्रोथ रेट हाई होगा कंट्री में, जब डेवलपमेंट होंगे कंट्री में, जब डेवलपमेंट होगा तो कम से कम उसे पॉवर्टी रिड्यूस होना चाहिए, पॉवर्टी रिड्यूस होना चाहिए। एंड आवर माइक्रो इकोनॉमिक फोकस मस्ट बी इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी टू जनरेट हाई इनकम। यानी कि हमारा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी लोग कि उससे हमारा हाई ग्रोथ डेवलप्ड हो कंट्री में। तो पहले पॉवर्टी को आपको रिड्यूस करना होगा और काम ऐसा करना होगा कि ग्रोथ रेट ज़्यादा हो। तो कैसे ग्रोथ रेट होगा, बहुत तरीके से होगा। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर में जो लोग फंसे हुए उसको कम करना। तो अब एग्रीकल्चर से आप वर्कफोर्स को निकालना चाहते हो तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग आपको दुरुस्त करना होगा, जो बात है। और सर्विस में तो हम लोग बेस्ट है ही। नंबर 2 देखोगे, सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। तो जो मिडिल क्लास है, जो अधिक मिडिल क्लास ही प्रेजेंट है भारत में, उसको क्वालिटी जॉब्स प्रोवाइड करना, समझे ना। एंड दिस इनेबल्स द बेनिफिट ऑफ हाई ग्रोथ टू स्प्रेड फार एंड वाइड। जैसे ही मिडिल क्लास को हम लोग अच्छा जॉब देंगे, क्वालिटी जॉब देंगे, तो इसका असर दूर दूर तक पड़ेगा, समझे ना। एंड देयर बाय जनरेटिंग नेसेसरी डेमोक्रेटिक सपोर्ट। और कहीं ना कहीं ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, उसके लिए पार्लियामेंट में लॉ भी लाए ताकि अधिक से अधिक लोग को बेनिफिट पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इस पॉलिसी को स्वीकार भी कर सके। यदि अधिक से अधिक मिडिल क्लास वर्ग लोग यदि पॉलिसी को स्वीकार करेंगे तो उतना ही वो आगे जाएगा। कई बार होता है ना, जैसे फार्म लॉ लाए, रजिस्टर कर दिया, बात खत्म हो गया। तो ऐसा सरकार काम करे जहाँ पे मिडिल क्लास वाले लोग को भी लगे कि यस, ये जो पॉलिसी हमारे हित के लिए है, समझ गए। तो वही सबका साथ सबका विकास, इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन होना चाहिए। थर्ड देखो, एथिकल वेल्थ क्रिएशन। देखो अभी देखते हो ना, होड़ लगा हुआ है, प्राइवेट प्लेयर सब क्या कर रहा है कि अनएथिकल तरीके से पैसा कमा रहा है। तो एथिकल तरीके से यदि पैसा कमाएगा तो पब्लिक का भी सपोर्ट रहेगा। जैसे देखो रतन टाटा चले गए ना, लोग कितना याद किए उनको, कितना बहुत सुंदर उन्होंने फिलैंथ्रोपिक वर्क किया है। तो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, एथिकल वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। यदि प्राइवेट सेक्टर वेल्थ क्रिएट करता है सही तरीके से, एथिकल तरीके से, तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के बीच में भी डेवलप्ड होगा। देयर विल बी रिफ्रेशिंग चेंज इन द इकोनॉमिक माइंडसेट टुवर्ड्स रिस्पेक्टिंग वेल्थ क्रिएटर। यानी कि लोगों के मन में गलत चीज़ नहीं रहेगा कि ये प्राइवेट। देखो रतन टाटा का जो भी एसेट है उसको लेके पब्लिक के बीच में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। मैं वही देखोगे, बहुत सारे अलग कैपिटलिस्ट क्लास भी है तो लोग दिन रात बात करते हैं कि देखो पैसा बहुत ज़्यादा इसके पास है, मगर रतन टाटा के बारे में बात कोई नहीं करता है, क्योंकि वो एथिकल तरीक़ा से पैसा कमाए और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हर कैपिटलिस्ट क्लास खराब ही होता है। जो फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहा है तो वो तो पब्लिक के लिए तो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा, पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो जाएगा वो। एंड फोर्थ वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा विद्यार्थी लोग, तब तक जीडीपी का ग्रोथ रेट नहीं हो सकता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, इंजिन है। और इस तरह वर्चुअस साइकिल चलेगा, क्योंकि जानते हो कि हमारे कंट्री में भी अभी देख रहे हैं हम 2-3 साल से लगातार एक्सपेंडिचर पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहे हैं। 10 लाख करोड़ दिया गया, चलो 10 लाख करोड़ खर्च नहीं हुआ, 9.5 लाख करोड़ खर्च हुआ। इस बार देखो 11.11 लाख करोड़ दिया गया, जो जीडीपी का 3.4% है। और इस सोच से दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर क्या करे, क्राउड इन करे। तो प्राइवेट सेक्टर को तो आना ही होगा यदि कंट्री को आगे निकालना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो अच्छा जॉब क्रिएट होगा, वैल्यू एडिशन होगा एंड सो ऑन। समझ गए ना।
तो द फोकस 4 पिलर पे होना चाहिए, ताकि जो मिडिल इनकम कंट्री टैप, देखो सबको डर है ना, सब कंट्री को ही डर रहता है कि कहीं, देखो लोअर इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, कुछ भी हल्का काम किए जीडीपी ग्रोथ हो गया, वो बड़ी बात नहीं है। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी कंट्री को कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए। अब मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब वही हो, तुम्हारा वही कह सकते हो कि 7-8 हज़ार पर डॉलर, उसमें फंस गए। अब वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हो। वहाँ से इसलिए नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि कंट्री में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला व्यवस्था नहीं है, कंट्री में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, कंट्री में वो सामान नहीं है जो कम्पिटिटिव हो, बाहर बिके। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो अभी भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 1600 से भी ज़्यादा खोले गए हैं। तो मिडिल इनकम ट्रैप में हम फंस सकते हैं, बट हमको वहाँ से निकलना है तो हमें ये 4 पिलर पे बहुत अच्छे से काम करना होगा। वही बताया देखो वहाँ पे कि जो अबव जो 4 पिलर्स है कहीं ना कहीं वो मिडिल इनकम ट्रैप से निकाल सकता है कंट्री को। और एट द सेम टाइम जो भारत सरकार सब्सिडी देती है, प्रोटेक्शनिज्म, देखो 13% से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 18-19% कर दिया ना सरकार ने, उसको कम करना होगा, समझे। मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना होगा, रिफॉर्म्स लाने होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज सब में। एग्रीगेरियन रिनांसस होना जरूरी है इस कंट्री में, क्योंकि एग्रीकल्चर बुरी तरीके से फंसा हुआ है। 46% वर्कफोर्स है, कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा है बताओ। तो जीडीपी का जहाँ पे लगभग 50% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, और जीडीपी का मात्र 15-16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। व्हाट इज दिस? तो एग्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो होना ही चाहिए। स्मॉल फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन कोलिशन होना चाहिए, है ना, फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। यानी कि ऐसा रिफॉर्म्स करो जहाँ फार्मर्स को बेनिफिट हो। हाँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो भारत जाना ही जाता है, उसको और अपग्रेड करे, उसको लिवरेज करे ताकि कंट्री ट्रांसफॉर्म हो सके। तो आने वाले समय में ये जो हमारे पास जो समय बचा है 23 साल का, अनडाउटली इंडिया इनोवेशन हब हो सकता है, प्रोवाइडेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अच्छे से काम करे। और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अच्छे से काम करेगा तो एक वर्चुअस साइकिल डेवलप्ड होगा, और ऑटोमेटिकली ये जो 8% का जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हुए चला जाएगा, जैसे कि चाइना ने किया था। बट फॉर दैट वी रिक्वायर अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर दैट वी रिक्वायर वेरी गुड ह्यूमन कैपिटल, और फॉर दैट वी रिक्वायर गुड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, तब जाके ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल है। आगे देखो, लास्ट वन देखोगे यहाँ पे, एस्केलेशन ऑफ इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, यूनाइटेड स्टेट्स शुड वर्क टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखो इशू समझ सकते हो, ईरान का मैप देख सकते हो तुम लोग। जो हिजबुल्लाह लीडर था, हिजबुल्लाह मतलब लेबनान का, बच्चे लोग देखो ये तुमको समझना होगा। ईरान देखो, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, समझे। और ईरान और ये जो देख रहे हो तुम इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, इसका जद्दोजहद बहुत लंबा समय तक चला है। 1979 में जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद ईरान के साथ रिलेशन खराब हो गया यूएस का, और इजराइल और यूएस से हमेशा एक तरफ रहेगा। तो ईरान को यदि बचना है, ईरान को अपना इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना है, तो ईरान क्या करेगा कि अपना जो एलाई है वो अलग अलग जगह पर रखे, ताकि इजराइल के इन्फ्लुएंस को वो कम कर सके। क्योंकि इजराइल जानते हो, इजराइल को डायरेक्ट सपोर्ट है यूरोप से और इधर यूएस से, और एक तो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में, तो सऊदी अरब तो कभी देखना नहीं चाहेगा ईरान को। तो ईरान तो अकेले हो गया, जब ईरान अकेला हो गया तो वो अपना प्रॉक्सी सब अलग अलग कंट्री में डेवलप करेगा। तो हमास भी उसका एक प्रॉक्सी था, करेक्ट। हाँ, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हमास हो गया जो गाजा में काम कर रहा था, गाजा स्ट्रिप में, हिजबुल्लाह हो गया जो लेबनान का है, वही तरह हाउदी देखोगे यमन का तुमको दिखेगा। तो अलग अलग कंट्री में इसका एक्सिस है, एक्सिस मतलब इसका प्रॉक्सी सब है। तो अब क्या हुआ, जो हिजबुल्लाह जो लीडर है, देखो वहाँ पे समझो बात को, हिजबुल्लाह जो लीडर है हसन नसरल्लाह को मार दिया गया, ठीक है। और कई दिन से ढूंढ रहा था मोसाद जो एजेंसी है, जो कि वर्ल्ड में जाना जाता है अपने इंटेलिजेंस के लिए, इजराइल का मोसाद एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, कितना प्रयास है, कब से ढूंढ रहा है उसको, मगर वो छुप जाता था। तो अभी बंकर पे अटैक हुआ है, बंकर मतलब नीचे अंडरग्राउंड बना के वो रह रहा था, एक केव बना के रह रहा था। तो एयर स्ट्राइक से वो बंकर को ही ख़त्म कर दिया गया, और जो टॉप लीडर जो थे हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह को मार दिया गया एयर स्ट्राइक से। तो इट हैज़ कम्प्लीटली, इससे क्या हुआ कि जो वेस्ट एशिया में जो
पावर डायनेमिक्स था वो कंप्लीटली क्या हुआ, चेंज हो गया। देखो उसके बाद फिर ईरान को आना पड़ा ना, ईरान ने अटैक किया ना। ये अलग बात है कि इजराइल इतना टेक्नोलॉजिकली अवेयर है कि वो आयरन डोम से सब इंटरसेप्ट कर लिया वो मिसाइल्स। मैं वहीं दूसरा जो कंट्री रहता तो शायद ही इतना मिसाइल्स वो इंटरसेप्ट कर पाता। तो ये अपने आप में ह्यूज विक्ट्री है इजराइल के लिए कि जिसने हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह को उसने ख़त्म कर दिया, समझे। और ये एक ह्यूज ब्लो है, एक बहुत बड़ा धक्का है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ईरान जो बनाया है अपना, ताकि वो अपना वेस्ट एशिया में क्या कर सके, वो अपना हेजीमोनी को मेंटेन रख सके और इजरायली फोर्स के साथ और वेस्ट के फोर्सेस के साथ वो कम से कम लड़ सके, इसलिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया गया है। अब देखो हिजबुल्लाह क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वही तेहरान का जो शिया मिलिशिया, जानते हो ना, तेहरान मतलब ईरान का जो कैपिटल है तेहरान। तो ईरान इज़ नोन फॉर शिया रिलीजन, है ना। सीरिया भी शिया रिलीजन के लिए जाना आता है। सऊदी अरब देखोगे बच्चे लोग, तो सऊदी अरब क्या है, सुन्नी रिलीजन के लिए जाना आता है। तो हिजबुल्लाह जो रिप्रेजेंट करता था वो ईरान का शिया मिलिशिया मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता था वेस्ट, क्योंकि उसका प्रॉक्सी रहा है वो। तो इस तरह का जो इजराइल का जो ऑफेंसिव अटैक है, कहीं ना कहीं ईरान के अंदर भी खलबली मचा दिया। तो फलस्वरूप क्या हुआ, एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने भी बहुत सारा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे गिरा दिया। मगर थैंक्स कि इजराइल का टेक्नोलॉजी इतना है, उसका सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है कि आयरन डोम से वो इंटरसेप्ट करके बच गया। अधिकतर तो वो आयरन डोम से ही इंटरसेप्ट कर लिया, समझ रहे हो ना बात को। अब यहाँ पे देखो हिजबुल्लाह क्या है, तो मैप में देख सकते हो हिजबुल्लाह वही कैसे। अब देखो हिजबुल्लाह भले ही इजराइल के लिए टेररिस्ट ग्रुप हो, मगर हिजबुल्लाह जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो पॉलिटिक्स में भी है, वो पावर में भी है। लेबनान में बहुत ही पिक्यूलियर पावर शेयरिंग है, बहुत ही स्ट्रेंज पावर शेयरिंग है। वहाँ पे क्रिश्चियन भी है, वहाँ पे सुन्नी भी है और वहाँ पे शिया भी है। तीनों धर्म का आदमी वहाँ पावर शेयरिंग करता है। हिजबुल्लाह भले ही इजराइल के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, बट ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है लेबनान के लिए। आ रहा है समझ में क्या बोले, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी है उसके। तो देखो वही बोला कि ये इन्फ्लुएंस शिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी भी है, आर्म्ड ग्रुप भी है, समझे। हाँ, इसका देखो प्रेजेंट देखो लेबनान पार्लियामेंट में है, इसका गवर्नमेंट में है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्म फोर्स कंट्रोल करके रख रहा है लेबनान में। तो ये जो हिजबुल्लाह है, तो हिजबुल्लाह केवल टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी भी है, सरकार में भी इसका है रोल। कब उठा ये, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1980s में उठा था इजराइल का केस, क्योंकि इजराइल जानते हो कि स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, जगह सब ले रहा था। तो 1980s में ये हिजबुल्लाह का कह सकते हो ग्रोथ हुआ है ना। अब जिसके वजह से देखो यहाँ पे लिखा गया है हुज फोर्सेस हैड ऑक्युपाइड साउदर्न लेबनान को इसने ही क्या किया, कैप्चर करके रखा है। और कहीं ना कहीं इजराइल को इसने टक्कर दिया था कि इजराइल इस तरफ मत आना, वी आर वेरी एक्टिव हियर। तो साउदर्न लेबनान को यदि कोई इंटैक्ट रखा है, कोई पकड़ के रखा है, तो हिजबुल्लाह ही है, समझे ना। तो हैज़ ऑक्युपाइड साउदर्न लेबनान इन द कंट्री सिविल वार ड्यूरिंग 1975 एंड 19, यानी कि जब 15 साल का जब सिविल वार चला था, तो साउदर्न लेबनान को जो अपने कंट्रोल में रखा था, जो मिलिट्री ग्रुप था, जो आर्मी ग्रुप था, वो हिजबुल्लाह ही था। अब बाद में देखो ये पॉलिटिकल पावर के रूप में भी अपने आप को प्रेजेंट किया है और अभी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी लेबनान में काम करता है। हाँ देखो जाहिर सी बात है, शिया मिलिशिया है, जाहिर सी बात है ईरान का सपोर्ट मिलेगा। ईरान का ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक एग्जाम्पल होगा, उसका प्रॉक्सी होगा ये। तो चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे वेपन्स हो, सभी तरह का हेल्प मिलता था ईरान से, और भी मिलता है, समझे ना। और स्ट्रॉन्ग एलाई है सीरिया का भी, क्योंकि सीरियन प्रेसिडेंट जो है, सीरिया जो है वो ज़्यादातर तुम्हारा शिया कंट्री है, वो शिया मुस्लिम का कंट्री है। तो जाहिर सी बात है कि सीरिया को तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो व्हेन इजरायली ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम, जब लेबनान से 2000 के आसपास जब निकल गया इजरायली फोर्स, तो हिजबुल्लाह ने क्या किया, पूरा कंट्रोल कर लिया, समझे ना, पूरा कंट्रोल करके रख लिया। अब फिर इजराइल को इस तरफ आने नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। अब यहाँ पे देखो हसन नसरुल्लाह के बारे में क्या जानते हो। देखो हसन नसरुल्लाह जिसको मार दिया गया अभी इजरायली एयर स्ट्राइक में, तो ये देखो ये शिया क्लेरिक है, यानी कि धर्मगुरु कह सकते हो। और ये हिजबुल्लाह कब से लीड कर रहा है, हिजबुल्लाह का ग्रुप ये 1992 से लीड कर रहा है, बताओ। ऑन 28 सितंबर इजरायली मिलिट्री किल्ड नसरुल्लाह, सही बात है ना, एयर स्ट्राइक में इसको मार दिया गया। तो अब बहुत बड़ा ब्लॉट हो गया, जो 1992 से एक्टिव है, जो सबसे बड़ा लीडर है हिजबुल्लाह का, उसको मार दिया गया। तो ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप गिर जाएगा,
जो टॉप लीडर यदि इस तरह मारा जाए तो नसरुल्लाह ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पावर में आने के लिए जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो नसरुल्लाह का ही, जिसको अभी मार दिया गया। इसका देखो क्लोज लिंक है तुम्हारा ईरान और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खamenei के साथ। तो ये अभी जो है ना टॉप लीडर, उसके साथ क्लोज एसोसिएशन था इसका। तो नसरुल्लाह के लीडरशिप के अंदर देखो हिजबुल्लाह एक मेजर फोर्स तो बना ही बना, बट पूरा कंट्रोल करके रखा है उस रीजन को। अब वो उसको मार दिया गया, तो इसलिए कह सकते हो कि इजराइल का बहुत बड़ा विक्ट्री है ये। तो नेतन्याहू, अब देखो नेतन्याहू क्या है कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट उसका खत्म हो चुका है इजराइल में, और वो चाहता है कि ऐसा कुछ करके हम दिखाएं ताकि हम फिर से लोगों का जो इच्छा, जो लोगों का जो वो है सपोर्ट हम जीत सकें। तो देखो तो नेतन्याहू हैज स्टेप्ड अप हिज फाइट अगेंस्ट बोथ हमास एंड हिजबुल्लाह। दोनों बताओ, हमास को मारा करेक्ट गाजा में, अब वो चला गया हिजबुल्लाह को मारने के लिए, क्योंकि उसका भी जो पॉलिटिकल करियर है लगभग खत्म होने के कगार पे है। वो चाहता है कि ऐसा कुछ कर दे ताकि फिर से हमको पब्लिक सपोर्ट मिले। कई बार होता है कि एक दो आदमी की जीत के वजह से वर्ल्ड वार सब हो जाता है। हम हिटलर का जीत नहीं देखे थे क्या सेकेंड वर्ल्ड वार में? तो देखो इसका स्ट्रेटेजी क्या है कि अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बचाना, स्ट्रेंथन करना और इजराइल का सिक्योरिटी को मजबूत करना। और जानते हो वेस्टर्न वर्ल्ड तो चाहता ही है, यूएसए यूके हमेशा साथ देगा, उसको हर तरह का सपोर्ट देगा, पॉलिटिकल सपोर्ट देगा, मिलिट्री सपोर्ट देगा। भले ही कुछ बोल दे यूनाइटेड नेशन में जाके, वहाँ पीछे से फुल सपोर्ट रहेगा। देखो यूएसए आया ना पीछे से, जब ये सब कांड हुआ, जब ईरान ने उधर मिसाइल दागा इजराइल के ऊपर, तो यूएसए आ गया ना बोलने के लिए कि ठीक है हम भेज रहे हैं, और यूएसए ही भेज रहा है इतना ज़्यादा मिलिट्री वेपन्स। तो नेतन्याहू को इससे और इंकरेजमेंट मिल रहा है और एग्रेसिव पॉलिसी लेके चल रहा है और अपना प्रोजेक्ट लेके चल रहा है। वो ऐसा दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पे हमास ना हो, जहाँ पे हिजबुल्लाह ना हो। तो कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी के साथ तुम्हारा जो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आगे बढ़ रहा है। तो अब ऐसे टाइम में यदि एस्केलेशन बढ़ते चला जाएगा तो प्रॉब्लम है, वर्ल्ड के लिए ही प्रॉब्लम है जी। एक तो देख लो रसिया और यूक्रेन का जो हुआ है उसकी वजह से भी जो सप्लाई चेन सिस्टम है पूरा ब्रेक हो गया। और यहाँ पे भी मिडल ईस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रूड ऑयल सब। अब भारत के लिए तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह है वो, इतने डायस्पोरा हमारे रहते हैं वहाँ पे, कुछ हो जाएगा समझते हो, फॉरेन रेमिटेंसेस में दिक्कत होगा, और इंडियंस यदि कहीं कुछ होता है तो हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट होगा। तो यहाँ पे देखो अभी जो नए प्रेसिडेंट है ईरान में, जानते हो फेजिकेशियन, वो अपने मॉडरेट्स के लिए जाना जाता है। ये चौंकाने वाला बात हुआ था ना कि इलेक्शन में ये जीत गए थे, और इनका जो सोच है ये हार्ड लाइनर नहीं है। मैं जो रियल जो पावर इंजॉय करते हैं वो तो हमेशा हार्ड लाइनर होंगे, क्योंकि ईरान में अलग पावर है। ईरान थियोक्रेटिक स्टेट है। 1979 से ईरान का एक थियोक्रेटिक स्टेट बन गया, यानी कि रिलीजियस डॉक्ट्रिन से वो चलेगा। जो क्लरिक होंगे, जो क्लर्जी होंगे, वही क्या देश चलाएंगे। बट जो इस बार जो प्रेसिडेंट जो बने हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, मॉडरेट्स। तो यहाँ पे यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यूएसए चाहेगा तो यूएसए के लिए बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसके साथ वो बातचीत कर सकता है ईरान के साथ। तो वाशिंगटन को यानी कि यूएस को रीनेगोशिएट करना चाहिए न्यूक्लियर डील सब। जानते हैं ईरान न्यूक्लियर डील बहुत बड़ा मुद्दा था, पहले भी डोनाल्ड ट्रंप आया था तो ईरान न्यूक्लियर डील से वो हट गया। तो अब यूएसए चाहेगा अंडर जो बाइडेन या फिर इसके बाद जो होने वाला है इलेक्शन, जानते हो सकता है कमला हैरिस आए, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप आए, जो भी, तो कोशिश करना चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर डील फिर से करना, ताकि जो भी सैंक्शन लगा है, पाबंदी लगा है ईरान के ऊपर, उसको हटा देना। इससे क्या हुआ कि वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट, वो कम होगा, वो घट जाएगा। और ईरान और यूएसए टाइज होगा तो इससे अच्छा होगा कि जो मॉस्को और बीजिंग का जो इधर से जो इन्फ्लुएंस वो कम हो जाएगा। यूएसए चाहेगा तो सॉल्व कर सकता है यूएसए अपने फॉरेन पॉलिसी से। तो यदि ईरान नॉर्मलाइज हो जाए तो बहुत फ़ायदा होगा जी, है ना। तो इससे इट विल हैव नो प्रेसिंग नीड्स टू डिप्लॉय रीजनल। फालतू क्या मिलिशिया लगाने की ज़रूरत है, क्यों हमास हिजबुल्लाह, है ना, क्या ये बहुत फ़ायदा होगा, वेस्ट एशिया के लिए कंप्लीट फ़ायदा होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स को जरूर इसके लिए काम करना चाहिए, और ये सबसे बेस्ट एंटीडोट होने जा रहा है। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें कूद जाए, जैसे कि उसका हरकत अभी दिख रहा है, तो उस हिसाब से एस्केलेशन और बढ़ते चला जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स कैन प्ले द डिसाइसिव रोल टू एंड द कन्फ्लिक्ट ऑफ मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एंड करने का यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी है। लेट्स से देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। दैट्स इट, कंप्लीटेड।